समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। वेलकम गाइस, स्वागत है आपका यूनिट नंबर 1 रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की फुल एक्सप्लेनेशन में। इसकी बात करें, इस सब्जेक्ट में मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि हर बार इंपॉर्टेंट होते हैं। 17 क्वेश्चन है यूनिट 1 में, जिसमें से मैंने अराउंड 10 क्वेश्चंस उठाए हैं, 7 छोड़े हैं। और मैं चाहूँगा आप उसको एक बार देख लेना, पढ़ लेना। कुछ नहीं है, घुमा फिरा के वही चीज़ें हैं जो इसमें है, ठीक है। पहला है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस। ओके, तो पहला टॉपिक जो है आपका एनर्जी रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं। तो आप देखोगे ये होता है एक प्राइमरी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा एक प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स, और साथ ही साथ एक हो जाएगा सेकेंडरी। अब देखो, इनको पहले समझ लो। देखो, प्राइमरी में आपके आ जाते हैं ये दोनों, ठीक है, ये दोनों कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल आ जाएंगे आपके प्राइमरी में। और जो सेकेंडरी होंगे वो इलेक्ट्रिक एनर्जीज होती हैं, समझ लो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो नेचर में अकर नहीं करते हैं, बल्कि उनको हम लोग डिराइव करते हैं कहाँ से, इन्हीं सोर्सेस में से, ठीक है। तो सब पार्ट हो जाता है इसका। चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपने प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज की। तो प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज हमारी दो टाइप की होती हैं, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल को नॉन रिन्यूएबल कहते हैं और नॉन कन्वेंशनल को रिन्यूएबल। अब इसको याद करने का सबसे सिंपल सा फंडा, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। कन्वेंशनल मतलब चला गया, ठीक है, या चला नहीं, आप कह दो चुक जाएगा, ठीक है, चुक जाएगा, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल, एन से हो गया नहीं और सी से चुकेगा, ठीक है, नहीं चुकेगा और ये चुक जाएगा। अब रिन्यूएबल, आप रिन्यू का तो नाम सुने होगे, जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हो तो अगर कोई बुक ला के रखे हो, आप जाते हो, सर इसको रिन्यू कर दीजिए, मतलब मेरे पास ऑलरेडी है, बस आप इसको रिन्यू कर दीजिए, एक बार और अपने सेशन में लिख लीजिए, बस। मतलब ये आपकी रिन्यू होती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी, मगर ये नहीं रिन्यू होगी। एक बार कर दिया तो कर दिया, उसके बाद खत्म, ठीक। अब कन्वेंशनल जो कि चुक जाएगा, तो एग्जॉस्टिबल, अलग सा वर्ड है, एग्जॉस्टिबल मतलब खत्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक। सेकेंड पॉइंट है कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इफ दे आर यूज्ड, समझ रहे हो। एग्जाम्पल्स, कोल हो गया आपका, कोयला खत्म हो गया तो समझ लो बिजली आनी बंद, ठीक है। पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, पेट्रोल खत्म हो गया तो फिर अब आगे आने वाले टाइम में आप देखोगे सोलर व्हीकल्स चलेंगे, हाइब्रिड व्हीकल्स आप लोग अभी पढ़ने वाले हो, ठीक है। और नेचुरल गैस, ठीक, नेचुरल गैस भी आपकी खत्म हो जाएगी, जो एलपीजी होती है, ये सब खत्म हो जाएंगी। फिर इसमें इनएग्जॉस्टिबल, कभी नहीं खत्म होगा। कैन बी यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी अगेन एंड अगेन, ठीक है, बार बार कर सकते हो। सन भाई कहाँ जाने वाला है, जब तक प्रलय ना आ जाए, वैसे लगता नहीं है सन जाएगा कहीं। वाटर इतना है ना, माना पोर्टेबल वाटर खत्म हो जाएगा पीने वाला, मगर समुद्र ही समुद्र है, और फिर तब तक टेक्नोलॉजी आ जाएगी यार, वो बालू वालू निकाल के समुद्र वाला पानी भी आप पियोगे। एनिमल डंग और एग्रो वेस्ट, जब तक एनिमल है तब तक डंग होगा, और उसको आप बार बार यूज कर सकते हो काफ़ी चीज़ों में, ठीक है। एग्रो वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर से जो वेस्ट निकलता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं फॉसिल फ्यूल एज कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस। फॉसिल फ्यूल की बात करें तो कन्वेंशनल सी से चुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे। पहला देखो, कोल कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है, ठीक है। दूसरा, फॉर्म ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स बरीड अंडर लेयर्स ऑफ सिल्ट। तो कोल बनता कैसे है, बना कैसे था, ऐसा माना जाता है जब डायनासोर थे उसी टाइम पे ये पेट्रोल ये सब बना था, और ऐसा कहा जाता है कि एक स्टोराइड आया था, वो आते ही जो अर्थ में टकराया तो ये सब खत्म हो गया, समझो ये दब गए एकदम नीचे, और इतना ज़्यादा प्रेशर था, इतना ज़्यादा टेम्परेचर था कि वहाँ पे फॉर्म होता है हमारा कोल, और वहीं पे गैसेस बनती हैं, वहीं पे पेट्रोलियम का इजाद होता है। मतलब समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर और सारी चीज़ों में। अब देखो आगे देखते हैं, तो जब इनको आप बरी करोगे ट्रीज को, प्लांट्स को, तब आपका बनेगा कोल, ठीक है। अभी तक वो प्रेशर मिला नहीं है शायद तक साइंटिस्ट को, वरना कोल, आर्टिफिशियल कोल आपको देखने को मिल जाता। कंपोज ऑफ मेनली कार्बन्स एंड हाइड्रोकार्बन्स, तो जो कोल होता है उसके अंदर कार्बन होते हैं और हाइड्रोकार्बन्स ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है। कोल फाउंड इन, आप देखोगे आपके यूपी में है, बिहार में है, झारखंड में है और मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ट्रेनें भर भर के आती हैं कोल वहीं से।
फिर यूजेस ऑफ कोल, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कोल को जलाया जाता है और उस चीज से मैकेनिकल में कन्वर्ट किया जाता है उसकी एनर्जी को, और फिर इलेक्ट्रिकल बनता है, ये प्रोसेस होता है। देखो, इंडस्ट्रीज यूज हीट ऑब्टेन्ड इन मेकिंग प्लास्टिक, तार, सिंथेटिक फाइबर। तो जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो जो हीट ऑब्टेन होती है जब जलाते हैं कोयले को, तो उसका यूज करते हैं किसमें, प्लास्टिक के खिलौने लोने बनाने के लिए, सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए, ये सारी चीजें, ठीक है। कोल को हीटेड इन फर्नेस, कोक बनता है। जो कोल होता है उसको फर्नेस में, एक फर्नेस आपका एक डिवाइस होता है कह सकते हो, जिसमें आप देखे नहीं हो जो यूट्यूब वीडियोस में देखे होगे शॉर्ट्स में, एक रहता है उसमें भट्टी टाइप की खूब आग लगी रहती है, भट्टी कह सकते हो, और उसी में कुछ भी रखेंगे एकदम वो खौल जाता है, वही चीज, ठीक है। कोल को हीट करते हैं फर्नेस में, वो कोक बनता है, और कोक को यूज किया जाता है मेल्ट करने के लिए, क्या, आयरन को। आयरन को मेल्ट करके स्टील बनाते हैं अपने प्रोसीजर से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, ये बाद में देखते हैं, एक मिनट, नहीं इसी में देख लेते हैं। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, तो इनका ये डिसएडवांटेज है, ठीक है, कि जो कोल होता है आपका, ये आपके ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ये एडवर्सली इफेक्ट करता है, समझ रहे हो, नुकसान पहुंचाता है हमारे एनवायरनमेंट को, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो गर्मी बढ़ने लगती है एनवायरनमेंट में, ठीक है। कोल प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड विच कॉजेज एसिड रेन, कोल जब जलता है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, SO2 कह सकते हो, और जब वो इन्वायरमेंट में फैलता है और जब बारिश होगी तो बूंदें जो होती हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अपने साथ मिला लेती हैं, और एसिड रेन होती है जो नुकसानदायक होती है, इंसानों के लिए भी नुकसानदायक है, और सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती है फसलों के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचुरल गैस फाउंड बाय डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स डिकम्पोजिशन बरीड अंडर अर्थ, वही चीज, ये भी कैसे बनी है, जो डेड एनिमल्स थे, वो एस्टेरॉइड वाली कहानी लिख देना, सही है, ठीक है। डेड एनिमल्स एंड प्लांट डिकम्पोजिशन बरीड अंडर अर्थ, ठीक। मेनली कंपोज ऑफ मीथेन CH4, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोपेन एंड इथेन, तो जो आपकी गैस जो LPG होती है, CNG होती है, इनमें क्या होता है, मीथेन होता है CH4, और कुछ अमाउंट में प्रोपेन और इथेन भी होता है, ठीक। क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल, ये क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल है क्योंकि जब ये जलती है ना तो पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक। यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, ठीक, ये आपके घरों में जो आती है वो LPG होती है और CNG होती है, तो इन चीज़ों को यूज करते हैं, ठीक है। और इंडस्ट्रियल फ्यूल में यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर प्लांट में यूज की जाती है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। अगला एडवांटेजेस देख लो, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, बर्न्स विदाउट एनी स्मोक, तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है कह सकते हो, और जलती है तो कोई धुआं नहीं निकलता है, मस्त है। कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस, इसको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है पाइपलाइंस के थ्रू, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वेरियस सोर्सेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, तो अब इनकी बात करें तो इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, किताब में से पढ़ लेना यार, क्योंकि मैंने बस 2 लिया है, बाकी आप और भी पढ़ लेना, आपको आइडिया लग जाएगा और एकदम दिमाग में छप जाएगा क्या है। पहली चीज सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी को क्या नहीं जानते हो, एक बार आसमान में उठा के देखना सर, वैसे एग्जामिनेशन हॉल में छत रहेगी आपके, तो ध्यान से एक बार सोचना अपने दिमाग में, सोलर एनर्जी क्या है, क्लीन है, चीप है, एबेंडेंटली अवेलेबल, क्लीन है भाई, एकदम साफ सुथरा है, चीप है, सूरज लगा है भाई, सबके लिए बराबर रोशनी है, कोई भेदभाव नहीं है। कुछ जगह पे होता है कि भाई मौसम नहीं है, कभी बादल है, तो वो अलग बात है, बाकी कोई भेदभाव नहीं है, एबेंडेंटली अवेलेबल है, जितना यूज करना यूज करो, बाल्टी में भर भर के ले जाओ, सनलाइट अपने घर में रखो, ठीक है। नॉन पॉल्यूटिंग हेल्प्स इन डिक्रीजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ये नॉन पॉल्यूटिंग है, नुकसान नहीं पहुंचाती हमारे एनवायरनमेंट को, इसीलिए आने वाले टाइम में आप सोलर ही सोलर देखोगे, जब रोड से निकलोगे ना दोनों साइड सोलर सोलर दिखेगा आपको, नीला 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 नीला, पूरी पृथ्वी जो नीली दिखाई देती है ना, तब थोड़ा और डार्क नीली दिखाई देगी, ठीक है। हेल्प्स इन डिक्रीजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, समझ रहे हो, ग्रीन हाउस, क्योंकि अब कोई पॉल्यूशन हो ही नहीं रहा है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहाँ होगा। कैन बी यूज्ड एज डायरेक्ट कन्वर्जन टू अ फ्यूल बाय फोटोसिंथेसिस, तो इसको डायरेक्ट जब कन्वर्ट करेंगे तो ये फ्यूल बन जाता है, प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, जो कि आप प्लांट्स में देखोगे बहुत ज्यादा, ठीक है। डायरेक्ट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी बाय फोटोवोल्टाइक, तो फोटोवोल्टाइक आप पूरा चैप्टर हुआ इसी पे बेस्ड है, ठीक है, आप आगे पढ़ोगे तो समझ जाओगे। फोटोवोल्टाइक आपका एक प्रोसेस होता है जहां पे केमिकल एनर्जी होती है, जब सनलाइट आती है तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। चलिए, सन रिलीजेस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्यूजन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द सन, तो जो सन है
वो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन होता है। भाई दो टाइप की रिएक्शन होती हैं, एक होता है फिजन, एक होता है फ्यूजन। फ्यूजन बहुत खतरनाक होती है। एटॉमिक बॉम्ब में भी जो आपको रिएक्शन मिलेगी होती है फ्यूजन, ठीक है। अब फ्यूजन रिएक्शन क्या होती है, अब ये जान लो फ्यूजन रिएक्शन क्यों होती है। भाई जो आपका सन है वो दो एटम से बना है, मेनली हाइड्रोजन और हीलियम। ये दो मेटल बहुत ही खराब मेटल है, समझ लो बहुत आग लगाने वाले मेटल है। और ऐसे लोग होते हैं हमारी जिंदगी में भी। तो ऐसे मेटल्स को इनका सही यूज कर सकते हो, अगर आप कर पाओ तो कर लो, वरना ये आग ही लगाते हैं, ठीक है। तो इस सन में मौजूद होते हैं और इसीलिए फ्यूजन रिएक्शन होती है। तो जो एनर्जी निकल के आती है वही आपकी सन की एनर्जी कहलाती है। सन सेंड्स रेडिएशंस एट रेट ऑफ 3.7 इंटू 10⁻20 मेगावाट। तो सन जो है इतनी एनर्जी धरती पे भेजता है, मगर आधी रास्ते में कोई ले लिया, कहीं कुछ हो जाता है कभी, ठीक है। और दूसरा कह सकते हो आप, जो रेडिएशन आते आते कम हो जाता है और एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय अर्थ जस्ट आधी हो जाती है, समझ लो 1.85 इंटू 10⁻11 मेगावाट, ठीक है। तो समझ रहे हो चीज आप। मेरिट्स देख लो, नॉइजेस ऑपरेशन, आप ई रिक्शा में बैठते हो, सी आवाज आती है, पता भी नहीं चलता है। कई बार जो नए नए रहते हैं स्कूटी जो रहती हैं ई वाली इलेक्ट्रिक होती हैं जो सोलर से चलती हैं, भाई उनमें पता ही नहीं चलता है कैसे चल रही हैं, ठीक है। सोलर पावर्ड वाली चीजें आप देखोगे उसमें नॉइजलेस ऑपरेशन रहता है, ठीक है। फिर चीपर इनिशियल कॉस्ट एंड नो नीड्स ऑफ कंटेनर्स टू स्टोर फ्यूल। तो इनका इनिशियल कॉस्ट जो होता है चीप होता है और आप इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, इसलिए आपको कंटेनर्स की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि आप पेट्रोल में देखोगे, डीजल में देखोगे, आपको स्टोर करना पड़ता है, इसके लिए आपको बैटरी की ज़रूरत है, वो अलग बात है। मगर अब जैसे आप इसमें क्या होगा ना कि अगर आपने सोलर पावर लगाई है और सन की रेज आ रही हैं तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। हम लोग आगे एसपीबी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कंटेनर्स को जरूरत नहीं है, ठीक, कंटेनर्स की कोई। चलिए डिमेरिट्स की बात कर ले, नुकसान भी है। फेल टू वर्क इन नाइट्स, रात में फिर चांदनी ही काम आती है, सूरज की रोशनी नहीं। क्लाउडी डेज और रेनी सीजन, जब बारिश होती है, जब बादल होते हैं, तब धूप नहीं होती, तब बरसात होती है। चलिए, लार्ज स्पेस रिक्वायर्ड फॉर कलेक्शन एट यूजफुल रेट। अगर आपको इसको स्टोर करना है, भाई आप देखोगे ना ज्यादातर, इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है यही, समझ रहे रहना इसको, कि बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है। भाई जब आप सोलर पैनल लगाओगे ना तो उस चीज को आप यूज नहीं कर सकते हो, इसीलिए आप देखोगे सोलर पैनल को पानी में लगाया जाता है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट, ठीक है, कि पानी में भाई कोई यूज है नहीं उतना, अगर देख लिए नदी नालों में लगा दिए, अगर धूप बढ़िया है तो बढ़िया है, ठीक है। तो स्पेस बहुत ऑक्युपाई करता है और एग्रीकल्चर के लिए नुकसानदायक हो जाता है इस चीज में, कि अब भाई स्पेस तो वही ले गया तो एग्रीकल्चर कहाँ से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन एनर्जी। तो अल्टरनेटिव फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी, आपकी हाइड्रोजन एनर्जी अल्टरनेटिव फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, एज इट इज क्लियर है, हैज ट्रेमेंडस पोटेंशियल बिकॉज इट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटर विच इज एबंडेंटली प्रेजेंट। तो इस एनर्जी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो पानी होता है वो आपका H2O होता है, इसमें से ये H2 निकाल करके आपका कह सकते हो इस एनर्जी का यूज कर सकते हैं, और मस्त है ये, समझ लो। इन सन्स कोर हाइड्रोजन एटम कंबाइन टू फॉर्म हीलियम एटम, फ्यूजन रिएक्शन जो मैंने ऊपर समझा दिया आपको, ठीक है। तो सन में भी हाइड्रोजन होता है और ये हीलियम से कंबाइन करता है तो बनता है फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। फिर देख लो, कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, तो फॉसिल फ्यूल्स जो कि चुक जाएगा उसमें से भी ये ऑब्टेन किया जा सकता है। फिर एडवांटेजेस देख लो, हाइड्रोजन एनर्जी हैज वेरी हाई कंटेंट, ठीक है, हाइड्रोजन एनर्जी हैज वेरी हाई कंटेंट। यहां मुझे कुछ गड़बड़ लगा यार, यहां पे एनर्जी होगा, ठीक है, वेरी हाई एनर्जी कंटेंट। तो जो हाइड्रोजन एनर्जी होती है उसमें बहुत एनर्जी होती है, ये एडवांटेज है पहला। दूसरा, इट्स बर्निंग इज नॉन पॉल्यूटिंग। तो जितने भी रिन्यूएबल हैं, आप एक बार दिमाग लगाना, उसमें आपको नॉन पॉल्यूटिंग मिल जाएगा, ठीक है, और नॉइजेस मिल जाएगा, ये सारी चीजें कॉमन होंगी। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 1.2 अच्छे से देख लें, ठीक है। और साथ ही साथ डिसएडवांटेज, हाईली फ्लेमेबल होता है और मोर एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है। सो अब लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो इनका इंपॉर्टेंस देख लें भाई, बहुत ही नॉर्मल सा इंपॉर्टेंस है, बेसिक सा कॉमन सेंस वाला। ग्लोबल वार्मिंग फिनोमिना
ऑफ राइज, ये आप ग्लोबल वार्मिंग क्या है, फिनोमेना ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट ड्यू टू राइज इन कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस गैसेस लाइक CO2 बढ़ जाए, CH4 बढ़ जाए, SOx बढ़ जाए, NOx बढ़ जाए, ये सब जब इंक्रीज होती हैं तो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। आपका एनवायरमेंट हीट होने लगता है, ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है, ओजोन लेयर जो होती है वो डिप्लीट होने लगती है। ये सारी चीजें आ जाती हैं आपके इस फैक्टर में, ठीक है, इस टॉपिक पे। अब देख लो, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस आर इको फ्रेंडली होती हैं, पहली चीज। दूसरा चीज, डू नॉट एमिट दीज, ठीक है, ये जो जितनी गैसेस हैं इनको इमिट नहीं करती है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में हमें जरूरत है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस की। क्वेश्चन नंबर 1.4 है जो कि आप देख सकते हो, क्या है, डिस्कस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस इन इंडिया। एक बार पढ़ लेना यार इसको, क्योंकि आएगा तो 10 नंबर में आएगा, और कुछ भी लिख के आओगे ना तो भी नंबर मिल जाएगा, मगर सही से पढ़ के जाओगे तो पूरे 10 नंबर पा जाओगे, पूरा थ्योरी आएगा, ठीक है। चलिए MNRE की बात कर लें, ये क्या है, इट्स मिशन एंड इट्स फंक्शन दोनों देखेंगे। MNRE क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, फुल फॉर्म यही होता है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE इज नोडल मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये नोडल मिनिस्ट्री है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, क्या करती है, फॉर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड मैटर हैं, पहले और भी चीजों में डील करती थी, बट टाइम के साथ ये रिन्यूएबल एनर्जी पे आ गई, ठीक है। एम क्या है, टू डेवलप एंड डिप्लॉय न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी फॉर सप्लीमेंटिंग द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंट्री। इनका काम है नई नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना है, नई नई टेक्नोलॉजी को लाना है देश में, ताकि एनर्जी जो है वो बढ़ती रहे, ठीक है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स देश की पूरी होती रहे और एनर्जी को हम सप्लीमेंट करते रहे, ठीक है। केस एंड क्रिएशन देख लेते हैं। केस इसका पहला नाम था, केस का फुल फॉर्म हो जाता है कमीशन फॉर एडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो कि 1981 में फॉर्म हुई थी। फिर डिपार्टमेंट, इसका नाम दूसरा बदलता है, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस 1982 में, DNES। फिर मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस 1992 में, जो कि आपका MNES बनता है। फिर फाइनली MNES को रीनेम कर दिया जाता है MNRE में 2006 में, ठीक है, जब आप पैदा हो चुके थे। चलिए अब आगे बात करते हैं। सडन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ऑयल, अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड विद इट्स सप्लाई, एडवर्स इंपैक्ट ऑफ द पेमेंट्स, ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से MNRE बना, एक कमीशन बना, और जो कि इन मार्च 1981 में एक कमीशन बना जिसने कहा कि एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब मिशन देख लेते हैं। JLN, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन लॉन्च्ड ऑन 11 जनवरी 2010 बाय प्राइम मिनिस्टर। 2010 में 11 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन को लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। मिशन एम्बिशियस टारगेट डिप्लॉइंग 20,000 मेगावाट ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर बाय 2022, जो अभी चला गया ना 2022, इसमें इन्होंने कहा था कि हमें 20,000 मेगावाट सोलर पैनल से जनरेट करना है ग्रिड में कनेक्ट करके, ठीक है, ग्रिड में कनेक्ट करना है आपके सोलर पैनल्स को ऐसे ऐसे ऐसे, और इससे जो एनर्जी हमें निकालनी है वो है 20,000 मेगावाट, ठीक है। एम्ड एट रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ सोलर पावर जनरेशन, इस योजना का मेन काम भी यही था कि सोलर पावर जनरेशन का जो कॉस्ट है वो भी कम हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोलर सेल्स एंड इट्स मटेरियल्स, तो सोलर सेल्स जो होते हैं किस मटेरियल से बने होते हैं, जो सोलर सेल्स होते हैं उनके बारे में हम आगे देखेंगे, बट अभी फिलहाल जान लो सोलर सेल्स आर द सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आपके सोलर सेल कुछ ऐसे होते हैं, समझ लो जैसे नॉर्मल सेल्स होते हैं उसी तरीके से, अब ये सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, ठीक है। यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऑफ सोलर रेडिएशन डायरेक्टली इनटू डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो आप ये देख रहे हो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, सबको सोलर सेल्स दिख जाएंगे अच्छे से। देखो, यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, जो सन है आपका एक एनर्जी भेज रहा है, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो इस एनर्जी को लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, डायरेक्ट DC
इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, डीसी डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी में लोग कन्वर्ट करते हैं। दिस कन्वर्जन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। तो ये जो आप सोलर पैनल देख रहे हो, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप ये देखो ध्यान से, ये जो है ना, ये सोलर सेल है आपका एक, ठीक है। और जब ये ढेर सारे जब यहाँ लग जाएंगे, देखो ये ढेर सारे लगे, ठीक है, बस उनके शेप साइज बड़े होते हैं, पावर जनरेशन ज्यादा होता है। ये बाबा आदम के जमाने का है, डब्बा है, जैसे टीबी है टीबी, ठीक है, तो उसी टाइप का है ये। अब देख लो ये सोलर सेल ढेर सारे कनेक्टेड हैं। अब जब सन की रेज पड़ती है, ठीक है, तो ये जल जाते हैं, मतलब ये प्रोसेस शुरू कर देते हैं। जो एक लाल कलर की लाइट जलाए नहीं रहते हैं, जो आप खेले होगे कभी, आग के पास ले जाओ तो जलने लगती है, सूरज के पास ले जाओ तब तो जलेगी ही। तो ऐसा होता है कि ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करने लगता है डायरेक्ट किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। और अब देख लो, इसमें थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूं, इसमें आपकी एक एन टाइप लेयर होती है, एक पी टाइप लेयर होती है, और बीच में क्या होता है, पीएन जंक्शन, ठीक है, पीएन जंक्शन होता है। अच्छे से आगे देखेंगे, होता क्या है कि जो आपका एन साइड होता है, एन टाइप होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की भरमार रहती है, और जो पी टाइप्स होता है वहां पे होल्स की भरमार रहती है। होता यूं है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाउंड्री क्रॉस करने का सोचते हैं, भैया हम चले जाएं एन टाइप वाले में, और इलेक्ट्रॉनों में सोचते हैं कि चलो इधर आ जाओ, भाग आओ, मजा नहीं आ रहा वहां पे। तो इधर उधर ये लोग पकड़म पकड़ाई खेला करते हैं, वो इधर आएंगे उधर जाएंगे, इधर आएंगे उधर जाएंगे, ठीक है। और बीच में बन जाते हैं न्यूट्रल एटम्स, जिनके पास कुछ नहीं होता। फिर ये जो सन की रेज होती हैं, ये आएंगी और न्यूट्रल एटम्स को तोड़ देंगी, और जब वो दो पार्ट में हो जाते हैं, एक होल बन जाता है। तो ये होता रहता है, प्रोसीजर बार बार होता रहता है। और अगर आप यहाँ से एक वायर कनेक्ट कर दोगे, फैन कनेक्ट कर दोगे, तो ये चलने लगेगा, ठीक है, करंट फ्लो होने लगेगा। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग सोलर सेल मटेरियल्स पे। तो सोलर सेल मटेरियल्स का मतलब है जो आपके सोलर सेल्स होते हैं, जो भी आपको मैंने दिखाया, वो किस चीज से बने होते हैं, ठीक है। तो उनकी बात करें तो सोलर सेल मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, तो वो अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। सिलिकॉन इज वन यूज्ड फॉर 90% एप्लीकेशन। सिलिकॉन एक ऐसा कह सकते हो मटेरियल है जो कि 90% टाइम यूज किया जाता है। चॉइस ऑफ मटेरियल डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर्स, कौन कौन से, बैंड एनर्जी गैप, जितना कम बैंड एनर्जी गैप होगा उतनी अच्छी आपकी सप्लाई होगी। दूसरा, एफिशिएंसी कैसी चाहिए। तीसरा, कॉस्ट को मद्देनजर रखते हुए आप लो क्वालिटी चाइना वाला भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव्ड विथ बैंड गैप एनर्जी ऑफ 1.12 ईवी टू 2.3 ईवी। तो मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एफिशिएंसी इतने पे गेन होती है। फिर वेरियस मटेरियल्स लाइक एल्युमिनियम सिलिकॉन, एल्युमिनियम एंटीमोनाइड, कैडमियम टेलुराइड, कैडमियम सल्फाइड, ये देख लो इनकी शॉर्ट में है, CDS है ये। तो ये सारे आपके कुछ मटेरियल्स हैं जिनसे आपके सोलर सेल मटेरियल्स बनते हैं, ठीक है। चलिए, सोलर सेल बनता है इनसे। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है मैकेनिज्म ऑफ फोटो कंडक्शन इन अ पीबी सेल। इसमें पहले फिगर देखते हैं। अगर आप फिगर देखते हो तो आपको देखने को मिलेगा, ये जो टॉप पे है ये आपका ये पोर्शन है, ठीक है, ये जो है, ठीक। अब इसमें ये जो पार्ट्स बने हुए हैं उनको मैंने ऐसे बना रखा है। साथ ही साथ देख लो, ये एन रीजन है और ये पी रीजन है, और साथ में बेस मटेरियल है। अब जो एन रीजन होता है उसके बीच की डिस्टेंस 0.2 माइक्रोमीटर होती है, और ये 300 माइक्रोमीटर होता है। जो पी रीजन होता है वो थोड़ा सा वाइड होता है बेस मटेरियल के साथ। अब आप देखो ध्यान से, तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि देखो, ये जो बीच में लेयर है ना, ये डिफ्यूज लेयर है, मतलब ये आपका पी रीजन है, ये इतना पोर्शन पी रीजन है जो ग्रीन लाइन के नीचे है, और जो ऊपर है वो आपका एन रीजन कहलाता है, ठीक है। एन रीजन में क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी रीजन में क्या होता है, होल्स होते हैं। होल्स आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके निगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक, इतना जानो। अब देखो क्या होता है, जब सनलाइट, सूरज से सनलाइट आती है और इस चीज पे पड़ती है, ठीक, ये आपका क्या है, करंट कलेक्शन ग्रिड है मेटल फ्रिंजेस के साथ। अब यहाँ पे आप देखो, जैसे सनलाइट आके गिरती है तो क्या होता है, फोटॉन्स एब्जॉर्ब होते हैं। अब फोटॉन्स क्यों कहा गया है, क्योंकि लाइट के जो पैकेट्स होते हैं उनको फोटॉन्स कहा जाता है, ठीक है। आप जानते हो कि लाइट के 2 नेचर होते हैं ना, एक वेव होता है, एक पार्टिकल नेचर, तो उसी की बात की गई है, ठीक है। अब देखो, फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड विल टेंड टू फ्लो पी साइड, होल्स ऑफ P side will tend to flow N side to compensate respective deficiencies। इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा
अब आप इस फिगर को देखिए, ये आपका पी टाइप है, ये आपका एन टाइप है। यहाँ जो बीच में एक लेयर बन रही है उसको हम लोग कहते हैं डिप्लीशन लेयर, या फिर आप इसमें देखोगे तो डिफ्यूज्ड लेयर है, ठीक है। ये डिप्लीशन लेयर भी कहलाती है या फिर डिफ्यूज्ड लेयर भी कहलाती है, ठीक है। अब होता क्या है कि बीच में क्या करेंगे, जो पी टाइप वाले हैं ये यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। आप देख रहे हो ये जो है निगेटिव वाले हैं, ठीक है। आप इनको ऐसे समझ लो, माइनस 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 सब में माइनस है, ठीक है। तो अब ये जो होल्स हैं, ये आपके होल्स हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये होल्स उधर जाने की कोशिश करेंगे, ये उधर जाने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर आने की कोशिश करेंगे, इधर आने की, उधर जाने की, उधर जाने की, इधर आने की, इधर आने की, ठीक है। तो इसमें क्या करें कि फोटोन जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड विल टेंड टू फ्लो पी साइड, ये हो रहा, ठीक। क्यों? क्योंकि जब ये इधर आएगा तो इसकी जगह लेने की कोशिश करेगा, ये उधर जाएगा तो उसकी जगह लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब देखो अगला क्या हो रहा है कि दिस डिफ्यूजन क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ईएफ फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन। तो इस वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है जिसको हम लोग ईएफ कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है तो कहाँ से कहाँ होती है, आपके एन रीजन साइड से पी रीजन के साइड, ठीक है। यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होती है, ठीक। दिस फील्ड इंक्रीजेस अंटिल इक्विलिब्रियम रीच्ड वीई। ये फील्ड तब तक इंक्रीज होती रहेगी आपकी जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं मिल जाता है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम के लिए बीई से डिनोट किया गया है, ठीक है। इफ इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट मेड देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप। अगर आपका इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बनाया जाता है तो जो आपके एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूव करने लग जाएंगे किधर, पी साइड को, ठीक। दिस फॉर्म्स अ करंट व्हिच विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स फॉर्म्ड। तो इस वजह से क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो यहाँ पे करंट जनरेट होगी, ठीक है। अब जब करंट जनरेट होगी तो कहाँ से कहाँ जाएगी, आप देखोगे ये पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो है और यहाँ पे लोड लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से ऐसे आती रहेगी। तो करंट आपकी तब तक आती रहेगी जब तक ऊपर से सनलाइट आ रही है तब तक, और मान लो जैसे आपने सनलाइट को कट किया वैसे ही ये प्रोसेस रुक जाएगी, ठीक है, स्टॉप हो जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं। दिस इज बेसिस ऑफ फोटोवोल्टाइक कन्वर्जन। यही बेसिक प्रिंसिपल है जो मैंने आपको समझाया, कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपका जो सोलर एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है यहाँ पे, ठीक। अब द कॉम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स दस कॉन्स्टिट्यूट्स अ फोटोवोल्टाइक सेल और सोलर सेल। जिस सोलर सेल की हम लोग बात कर रहे थे वो आपका यही है, ठीक है, यही है आपका सोलर सेल जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। ऑल सच सेल्स जनरेट डीसी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसी इफ डिजायर्ड। जो यहाँ से जो करंट निकल के आ रही है वो आपकी डायरेक्ट करंट है, ठीक है। और अगर इसको आप चाहो तो आप इसको एसी में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आपके घरों में क्या आती है, एसी आती है, तो एसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इन्वर्टर का यूज करते हैं, ठीक है। इन्वर्टर में स्टोर करते हैं, इन्वर्टर वही तो काम करता है, बैटरी में से आती है जो चार्जिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आई होप तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं सोलर सेल एरे की। सोलर सेल एरे क्या होता है, सोलर सेल्स स्ट्रंग इन सीरीज फॉर्म सोलर मॉड्यूल और एरे। तो ये जो आपके सोलर सेल्स हैं, अगर इनको ढेर सारे आप ऐसे मान लो ये है, ठीक है, यहाँ पे ये ढेर सारे जब आप लगा दोगे तो ये आपका बन जाएगा सोलर सेल अरे या मॉड्यूल। पहले तो आप इतना जान लो, पहले बहुत सारे सोलर सेल से बनता है सोलर मॉड्यूल, ठीक है। सोलर, आप यहाँ देखो सोलर मॉड्यूल, और बहुत सारे सोलर मॉड्यूल से बनता है आपका सोलर सेल एरे, ठीक है। ये आप अपने नॉलेज के लिए रखना, ऐसा क्वांटम में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो जब इनको आप सीरीज में लगाते हो, ध्यान से, सीरीज में जब लगाते हो तो ये आपके सोलर मॉड्यूल बनते हैं और फिर एरे बनता है, या एरे आप नॉर्मली ऐसे भी कह सकते हो। दे मे बी ट्रैकिंग एरेज और फिक्स्ड एरेज। अब ट्रैकिंग एरेज और फिक्स्ड एरेज की हम बात करेंगे। ट्रैकिंग एरे क्या होता है, ये आपके दो टाइप के होते हैं, याद रखना, पहला ट्रैकिंग एरे, दूसरा फिक्स्ड एरे। तो ट्रैकिंग एरे क्या होता है,
one which is always kept mechanically perpendicular to sun array line so that it intercepts the maximum isolation. अब ये जब बहुत सारे आप लगा दोगे ना तो क्या होगा कि सन भाई अब एक ही जगह पे सन रहता नहीं है, तो एक हिसाब से अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो सन की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, पहले ईस्ट में आएगा फिर वेस्ट में जाता है। तो उसके लिए क्या आप अगर इसको ऐसे सीधा रखोगे तो एक टाइम के लिए तो इस पर पड़ेगी और उसके बाद नहीं पड़ेगी। तो उस चीज़ के लिए हम लोग ट्रैकिंग एरे लगाते हैं। ट्रैकिंग एरे क्या करता है, अब से सन उधर ईस्ट से निकल रहा है तो उधर घुमा दिया, अभी घुमाए रहेगा, बिल्कुल सूरजमुखी वाला काम करता है समझ लो। फिर जैसे जैसे जाएगा वो जिधर भी सनलाइट ज़्यादा रही उस साइड को मुड़ जाएगा, उधर गई तो उधर मुड़ गया, उधर गई तो उधर मुड़ गया, समझ गए। फिर ये परपेंडिकुलर काम कर रहा है, ठीक है, लाइट को जैसे आए इस पे परपेंडिकुलर ही आती रहे इसलिए इसको चेंज करता रहेगा, ठीक। फिजिकली मूवेबल बाई सुटेबल प्राइम मूवर, मूव कैसे करता है, इसके नीचे प्राइम मूवर लगा रहता है, ठीक है। जैसे इसके नीचे लाइट लगी हुई है तो ये प्राइम मूवर टाइप का काम कर रहा है, अगर उसमें अजीब अजीब से वो लगे रहते हैं कि कंप्रेस करेगा, ठीक है, लिक्विड रहता है जो मेल्ट हो जाता है एक टाइम के लिए फिर वो हार्ड हो जाता है, ऐसे ही आपका काम करता है ट्रैकिंग एरे। दूसरा क्या है, फिक्स्ड एरे, यूजुअली ओरिएंटेड ईस्ट वेस्ट एंड टिल्टेड अप एट एन एंगल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लैटिट्यूड ऑफ द साइड। तो जो फिक्स्ड होता है भाई साहब वो एक तरफ को ऐसे रहेगा, ठीक है, और एक कुछ एंगल पे टिल्ट रहेगा किसी लैटिट्यूड से, समझ लेते हो। जैसे आपने देखा होगा ना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है, पबजी खेले होगे तो उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझ लो, उसी पे ऐसे टिल्ट रहेगा, अगर सनलाइट आ रही है तो ले लेगा, नहीं आ रही तो भाड़ में जाओ, ठीक है। एट एन एंगल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लैटिट्यूड ऑफ द साइड। फिर मैकेनिकली सिंपलर दैन ट्रैकिंग एरेज, भाई अब ट्रैकिंग एरेज में प्राइम मूवर लग रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई ना, क्योंकि सूरजमुखी वाला काम करेगा तो समझो उस चीज़ को। अब फिक्स्ड अरे की बात करें तो क्लासिफिकेशन इनके दो टाइप के होते हैं। पहला होता है फ्लैट प्लेट एरेज, सोलर सेल्स अटैच्ड टू सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर विथ सुटेबल एडहेसिव दैट इज सेमी रिजिड टू प्रिवेंट सेल्स बीइंग क्रैक्ड। तो जो आपके सोलर सेल्स होते हैं इसी तरह इसको कॉपी पेस्ट करते जाओ, ये कॉपी पेस्ट किया, ये कॉपी पेस्ट किया, इधर इसको कॉपी, बहुत सारे हुए। उनको चिपकाने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो है एडहेसिव, किनारे किनारे जो चिपका रहे हैं वो हमारे एडहेसिव हैं। साथ ही साथ जो एक स्ट्रक्चर है ये इस पे हम लोग इस पे चिपकाएंगे, ठीक है, ये देखो ये देखो ये देखो, इनके चिपके हैं एक दूसरे से, ठीक है, एकदम साथ में है, समझ लो ऐसे ऐसे हैं। तो जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो एडहेसिव है जो कि सेमी रिजिड टू प्रिवेंट सेल्स बीइंग क्रैक्ड, ठीक, जो कि सेल्स जो है वो टूटे ना, ठीक। टेक्नोलॉजी कम्स फ्रॉम स्पेस रिलेटेड फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी आपकी स्पेस रिलेटेड फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी से आती है, इजाद हुई है। मेनी सच एरेज हैव बीन बिल्ट इन वेरियस पावर साइजेस, तो ऐसे बहुत सारे एरेज बने हुए हैं और इसका यूज वाइडली लेवल पे होता है, ठीक। अब यार ये कहाँ अटक गया, एक मिनट, चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट जो कि है कंसंट्रेटिंग एरेज, वेयर इन सुटेबल लेंसेज, Fresnel lenses, parabolic mirrors, CPC and others are combined with photovoltaic cells in array fashion। होता कुछ नहीं है भैया, इसी के ऊपर एक लेंस लगा देंगे, ठीक, बढ़िया से एक लेंस लगा दिए और जिससे जो लाइट है वो फोकस होके एक जगह आ सके। या यूँ समझ लो आप देखोगे बहुत सारे इनको अरेंज कर दिए, ठीक है, ऐसे ऐसे मैनर में, बीच में एक ये मान लो आपका ऐसे है, यहाँ पे ये फोकस करने के लिए यहाँ पे ढेर सारे सोलर पैनल रखे हुए हैं, ठीक है, ऐसे गोल शेप में, आप ये भी कह सकते हो, और ये फोकस करेगा लाइट इनके ऊपर। वो क्रिस वाला देखे नहीं हो जो क्रिस 3 में बनाता है पूरा ऐसे मिरर 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 करके, बस वही वाला काम करता है। ये मिरर पे लाइट आएगी और इन सब पे उस लाइट को फेंक देता है, समझ गए। CPC एंड अदर लेंसेज आर कंबाइंड टू विथ फोटोवोल्टाइक इन अरे फैशन, तो इन्हीं के साथ ही ऊपर ऊपर लगे रहते हैं, समझ जाए आप। दिस टेक्नोलॉजी इज न्यू इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर डेवलपमेंट, नई टेक्नोलॉजी है और फ्यूअर एरेज आर बिल्ट अप टिल नाउ, तो बहुत कम इस टाइप के अभी तक ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है, पता नहीं सक्सेस रेट कम है क्या है, ठीक है। अगले की बात करें SPB, अगला टॉपिक है सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल विथ नीट स्केच, रेफर्स टू अ वाइड वैरायटी ऑफ सोलर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम। यह आपके सोलर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम कहलाता है, हिसाब से इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपका सोलर सेल के साथ साथ उसको स्टोर करने का, उसको कन्वर्ट करने के लिए चार्ज कंट्रोलर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं।
दिस सिस्टम यूज सोलर एरे मेड ऑफ सिलिकॉन टू कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सिस्टम क्या यूज करता है? सोलर एरे यूज करता है, जो कि बना किससे है? सिलिकॉन से। किस लिए यूज करता है? कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जाहिर सी बात है। फिर कंपोनेंट्स अदर देन पीबी एरे आर कलेक्टिवली नोन एज BOS। अब देखो, पीबी एरे को अगर छोड़ दिया जाए, उसके अलावा जो कंपोनेंट्स हैं इस सिस्टम में, उनको हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ सिस्टम, BOS। याद रखना, BOS, बैलेंस ऑफ सिस्टम। अब स्टोरेज बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कंट्रोलर और इन्वर्टर इसके अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए अब इनको हम लोग एक डायग्राम से देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, अगर आप डायग्राम देखोगे तो ये हमारा पीबी एरे है, ढेर सारे यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ से आपका करंट जा रहा है कहाँ? चार्ज कंट्रोलर। ये चार्ज कंट्रोलर आपके करंट को रेगुलेट करते हैं, कम है तो बढ़ा दिया जाता है, समझ लो स्टेबलाइजर का तरह काम करते हैं। ठीक है, अगर चलाना है, मतलब जैसे मान लो लो है सप्लाई, तो भेजें कि ना भेजें वो भी ये लोग डिसाइड करते हैं। बैटरी फुल हो गई है, चार्जिंग बंद कर दें, तो चार्ज कंट्रोलर का यही काम रहता है। ठीक है, तो चार्ज रेगुलेटर से बैटरी में जा रहा है, साथ ही साथ इन्वर्टर में जा रहा है, इन्वर्टर से कन्वर्ट होकर AC लोड में हमारे घरों में जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ ये DC लोड है। अगर आपको कोई और DC से रिलेटेड काम करना है तो आपका DC लोड भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये लगा रहेगा, चलता रहेगा, आप यहाँ यूज करते रहोगे। ये आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ SPB है। अब देखो, कैपेसिटी ऑफ बैटरी एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर आवर्स। आपकी जो बैटरी होती है वो आपकी किस यूनिट में होती है? एम्पियर आवर में। आपके फ़ोन में कितने mAh की बैटरी है? आप mAh बोलते हो ना, मिली एम्पियर आवर हो जाता है। ठीक है, वो mAh जो बोलते हो, 5000 mAh है, 7000 mAh है, वही है। ईच सेल ऑफ लेड एसिड बैटरी इज इक्वल टू 2 वोल्ट्स। तो जो सेल होते हैं लेड एसिड बैटरी के, सभी सेल आपके 2-2 वोल्ट्स के होते हैं। ठीक है, फिर बैटरीज, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड चार्ज रेगुलेटर। इन बैटरीज में लगे हुए हैं माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड चार्ज रेगुलेटर, जो कि क्या करते हैं? मॉनिटर वोल्टेज एंड टेम्परेचर। पहला काम इनका होता है कि ये वोल्टेज और टेम्परेचर को मॉनिटर करते हैं। साथ ही साथ दूसरा काम क्या होता है इनका? रेगुलेट्स इनपुट एंड आउटपुट करंट टू एलिमिनेट ओवर चार्जिंग एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज। तो समझ लो ये बहुत ही ज़रूरी वाली चीज़ है, बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। बैटरी फुल होगी, आपके फ़ोन जो होते हैं रात भर लगा के सो जाते हो, सुबह बैटरी तक क्यों नहीं जाती है? क्योंकि उसमें बढ़िया क्वालिटी के चार्ज रेगुलेटर लगे हैं, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। वो देखेंगे जैसे 100% हुआ ना, इलेक्ट्रिसिटी काट देते हैं। इसीलिए आप लगा के सो सकते हो, वैसे अवॉइड करना। ठीक है, ज़्यादा लोग तो लगा के ही सोते हो। चलिए इन्वर्टर की बात करें। अब देखो, इन्वर्टर से DC पावर आ रहा है, DC पावर कन्वर्ट हो रहा है किसमें? AC पावर में। सबसे पहले अब देखो, ऑटोमेटिक स्विच ऑफ। इन्वर्टर का काम हो ये होता है, ठीक, ये जाने रहा, ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, और ऑटोमेटिक स्विच ऑफ आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम एरे टू हाई और लो। तो इसके अंदर भी ऑटोमेटिक स्विच ऑफ की सुविधा होनी चाहिए। क्यों? ताकि जब भी आउटपुट वोल्टेज एरे से कम रहे या ज़्यादा रहे तो ये स्विच ऑफ हो जाए। आप देखते हो आपके घरों में जो इन्वर्टर लगा है, जब लाइट लो आती है तो टी टी होने लगता है, वो दिखाने लगता है। जब बैटरी लो होती है तो भी वो स्विच ऑफ हो जाता है। उसमें बैटरी रहती है, बाद में उसको ऑन करोगे तो चलेगा थोड़ी देर, मोबाइल चार्ज करने भर का चल जाता है। ठीक है, चलिए शॉर्ट्स की बात कर लें तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है? आराम से आप जानते हो, डिसीजन एंड प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग लेस एनर्जी। कैसे? भाई रूम में नहीं हो, पंखा बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। मेरी मम्मी बहुत आगे हैं यार इसमें। मैं 1 मिनट के लिए अगर रूम से बाहर निकला ना, सारे लाइट पंखे बंद हो जाते हैं, तो आप समझ सकते हो। तो आपको बंद करना है, नल का जो पानी है उसको सही से यूज करना, तो एनर्जी आपके कंजर्वेशन में आ जाता है। एनर्जी ऑडिट क्या होता है? इट इज टेक्निकल सर्वे ऑफ प्लांट इन विच द मशीन वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, सेक्शन वाइज पैटर्न ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इज स्टडी। ये एक टेक्निकल सर्वे है। ठीक, एनर्जी ऑडिट क्या है? टेक्निकल सर्वे है, जहाँ पे सपोज करो आप एक सुपरवाइजर हो, आप जाते हो मशीन वाइज, कौन सी मशीन कितना ले रही है, कितना कंज्यूम कर रही है, वो सारी चीज़ें आप देख रहे हो। ठीक है, और फिर डिपार्टमेंट वाइज, भैया तुम ज़्यादा ले रहे हो का, जैसे होता नहीं कि तुम, हमें लग रहा है मिक्सर उक्सर सब चला रहे हो, ठंडी का महीना है, हीटर चलाए बैठे हुए हो, लग रहा है हमें। ठीक है, तो डिपार्टमेंट वाइज आप चेक कर सकते हो कहाँ पे कितनी बिजली खर्चा हो रही है, सेक्शन वाइज चेक कर सकते हो। ठीक, पैटर्न ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इज स्टडीड एंड अटेम्प्ट्स टू
बैलेंस द टोटल एनर्जी इनपुट को रिलेटिंग विद प्रोडक्शन। तो आपके एनर्जी लेवल को बैलेंस किया जाता है। इसमें ये रहता है कि आपके एनर्जी सप्लाई को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। आई मीन समझ लो कि जो आप कंज्यूम कर रहे हो, जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि आप कम एनर्जी में ज़्यादा आउटपुट निकाल सको, समझ रहे हो, लेस एनर्जी लो और मोर आउटपुट ला सको, ऐसा इन लोग का कुछ मोटिव रहता है। ठीक है, चलिए फिल फैक्टर की बात कर लें। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको पढ़ने हैं, ठीक, 2 मार्क्स वाले। फिल फैक्टर क्या है? द रेशियो ऑफ मैक्सिमम ऑब्टेनेबल पावर टू द प्रोडक्ट ऑफ ओपन सर्किट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट करेंट। ये आपका रेशियो है किसके किसके बीच में? मैक्सिमम ऑब्टेनेबल पावर और द प्रोडक्ट ऑफ ओपन सर्किट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट करेंट, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो JMP इंटू BMP अपॉन JL इंटू B0C। चलिए इतना पढ़ के जाइए आप, इतना इंपॉर्टेंट, इतना लिख के आइएगा। आप डायग्राम देख सकते हो, ये वाला आई थिंक मैंने डायग्राम नहीं एक्सप्लेन किया है। सनलाइट यहाँ आती है, ठीक है, ये आपका N रीजन है, P रीजन है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक सर्किट बनी हुई है, ठीक है, ये आपका निगेटिव कांटेक्ट है, ये आपका पॉजिटिव कांटेक्ट है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख लो ये लोड लगा हुआ है, और जैसे ही ये फ्लो करेंगे तो ये आपका लोड चल जाएगा। ठीक है, जो भी आप लगा रखे हो। बस इतना ही है यूनिट नंबर 1 में, इतना पढ़ के जाइए और पेपर करके आइए बढ़िया से। बाकी इसकी नोट्स मैं आज ही प्रोवाइड कर दूंगा, यूनिट 1 की अलग से, और पढ़ते रहिए आप। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।